आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज पार्ट वन। ओके, सो पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट वन पढ़ेंगे। और पार्ट वन में आपको पता है फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4 दिया गया है। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आपको पार्ट वन में दिया है। पार्ट वन का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये पहला जो चैप्टर है और कह सकते हैं पार्ट वन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भारत के क्षेत्र कितने तक हैं, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ तक लागू होता है, उसके बारे में पार्ट वन में दिया गया है। तो हम लोग एक एक आर्टिकल करके यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 1 पे बात करेंगे। जो आर्टिकल 1 है ये क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, है ना, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट, rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट। यानी इंडिया जो है ये आपका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है, हमारा देश का जो नाम है, हमारा देश का जो नाम है वो इंडिया भी है और भारत भी है। इंडिया दैट इज भारत, बोथ नेम इज एक्टिव, ओके, बोथ नेम इज वैलिड। और ये कहता है राज्यों का संघ है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स rather देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये फेडरेशन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम अमेरिका में देखते हैं। अमेरिका में एक्चुअली क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है, जहां पर स्टेट्स मिलकर अपना सेंटर बनाए हैं, जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट साइन हुआ है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बताता है कि ये आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर दो बातें बी आर अम्बेडकर कहते हैं, है ना। बी आर अम्बेडकर जब इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब इस बात पे डिबेट हो रहा था कि इस देश का नाम क्या रहना चाहिए, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये इंडिया होना चाहिए, जो मॉडर्न नेम है, और बहुत लोगों ने कहा इसका हिंदी नाम जो भारत है वो होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इंडिया दैट इज भारत दोनों नाम को रखा गया है। और साथ में बी आर अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला कि देयर इज नो एग्रीमेंट साइन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। दूसरा इसमें याद रखना है कि स्टेट कैनॉट सिसीड, यानी कि स्टेट अपने मर्जी से अलग नहीं हो सकता। स्टेट अपने मर्जी से अलग नहीं हो सकता। स्टेट पूरी तरह से, यहाँ पर हमारा फेडरेशन जो है क्वासी फेडरल है, यानी हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें पावर तो डिवाइड किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन स्टेट के इसके पास इतना राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सेंटर से अलग हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आर्टिकल 1 में बताता है। आर्टिकल 1 में एक और चीज़ बताता है अबाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर हम भारत की टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर टेरिटरी ऑफ स्टेट। एक्चुअली ये थोड़ा भींगा हुआ है ना। टेरिटरी ऑफ स्टेट इसमें कौन कौन आता है? तो याद रखिएगा, टेरिटरी ऑफ स्टेट जब भी हम बात करते हैं, सो इट इंक्लूड दी 28 स्टेट्स। फर्स्ट 28 स्टेट हमारे पास अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इसमें 8 यूटीज, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और थर्ड हो जाएगा फ्यूचर टेरिटरी दैट एक्वायर्ड इंडिया। फ्यूचर टेरिटरी दैट एक्वायर्ड इंडिया, यानी भविष्य में इंडिया कभी भी फ्यूचर टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। और सॉवरेन कंट्री होने के नाते हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम किसी कंट्री से उसके टेरिटरी को गिफ्ट में ले सकते हैं, या उसके टेरिटरी को हम वहाँ पर एज अ लीज पे ले सकते हैं, या उसे हम एक्वायर कर सकते हैं। तो जब भी फ्यूचर में कोई भी टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट बनता है, तो वो आर्टिकल 1 के तहत वो भारत का क्षेत्र कहलाएगा, ये आर्टिकल 1 कहता है। लेकिन यहाँ पर वन थिंग आई वांट टू क्लियर ओके, कि व्हाट एग्जैक्टली इफ नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी अगर देखना हो, है ना, देखना है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे फर्स्ट शेड्यूल में देखोगे, है ना। कहाँ देखोगे? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फर्स्ट शेड्यूल में आपको दिखेगा नेम ऑफ द स्टेट एंड यूटी।
तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर फ्रॉम आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में इतनी बात बताई गई है। चलिए अब आर्टिकल 2 के बारे में बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द गिवन इन आर्टिकल 2। सो आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 2 में बताया गया है कि अब देखिए आर्टिकल 2 में क्या बोला गया। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 2 एडमिशन, क्या कहता है? एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, एडमिशन और है, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। यानी कि अगर हमें इंडिया में अगर कोई ऐसा टेरिटरी, वैसा टेरिटरी जो भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं। अगर इन 28 राज्यों को छोड़कर 8 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कोई बाहर का टेरिटरी अगर इंडिया का हिस्सा बनता है, बाहर का टेरिटरी अगर इंडिया का हिस्सा बनता है, जैसे हम बात करें नेपाल, ये नेपाल जो है, नेपाल का अगर टेरिटरी हम सदर्न पार्ट ऑफ नेपाल, इतना टेरिटरी अगर हम भारत को जोड़ते हैं, नेपाल अगर बोलता है कि हम इतना टेरिटरी अपने गिफ्ट कर दे रहे हैं इंडिया को, तो वो अंडर आर्टिकल 2 होगा। ओके, और इसके लिए जो भी गाइडलाइंस होंगे कौन तैयार करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट विल सेट द गाइडलाइन। यानी आर्टिकल 2 साफ साफ ये कहता है कि एनी टेरिटरी दैट इज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ इंडिया, जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, अगर वो टेरिटरी इंडिया का हिस्सा बनता है तो वो आर्टिकल 2 के अंदर बनेगा। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में, प्रेजेंट एग्जांपल में ले तो सिक्किम, सिक्किम बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 2। ओके, इन 1975 सिक्किम बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 कहता है वैसा क्षेत्र, वैसा टेरिटरी जो पहले से भारत का हिस्सा है नहीं, अगर वो भारत में एंटर होता है तो वो अंदर होगा, अंडर आर्टिकल 2 होगा। ठीक है, आई होप आर्टिकल 2 इज क्लियर। नाउ विल मूव टू आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 को समझते हैं, आर्टिकल 3 क्या कहता है। तो आर्टिकल 3 में भी स्टेट्स बनाने की बात की जाती है, लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बहुत अंतर है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि दोनों में तो स्टेट की बात की गई है, तो आखिर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अंतर क्या है? तो हम यहां पर आपको स्पष्ट कर दें कि आर्टिकल 2 इज फॉर एक्सटर्नल एडजस्टमेंट। आर्टिकल 2 इज फॉर एक्सटर्नल एडजस्टमेंट, यानी कि बाहर का टेरिटरी कोई अगर इंडिया में जुटता है तो आर्टिकल 2 होगा। लेकिन आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3 करता है, आर्टिकल 3 कहता है कि इसमें जो भी चेंजेस करने होंगे विद इन इंडिया, विद इन इंडिया अगर कोई भी चेंज करना है तो उसे हम आर्टिकल 3 के अंदर में करेंगे। जैसे आर्टिकल 3 कहता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एक पहला चीज हो सकता है। देखिए आर्टिकल 3 कहता है कि हमारे विद इन कंट्री, हमारे इंटरनल जो भी 28 टेरिटरी, 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं, इनमें अगर कोई चेंज करना हो, इनमें अगर कोई भी चेंज करना हो इसके अंदर, तो उसके लिए आर्टिकल 3 लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 5 तरीके से, इसमें हम 5 वे, देयर इज 5 वे वी कैन ब्रिंग अ चेंजेस विद इन आवर कंट्री। द फर्स्ट चेंज इज योर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, सेकेंड चेंज इज योर यानी कि इंक्रीज इन एरिया, किसी भी स्टेट का एरिया को इंक्रीज करना हो, किसी भी स्टेट का एरिया को डिक्रीज करना हो, है ना, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना हो, अल्टर द नेम, अल्टर द नेम, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना हो, और अल्टर द बाउंड्री। यानी कि यहां पर 5 तरीके से हम अपने स्टेट में विद इन आवर कंट्री चेंजेस ला सकते हैं। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे कि एग्जांपल आपको पता है झारखंड बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, ठीक है, छत्तीसगढ़ बना, रिसेंटली तेलंगाना बना। ये सब क्यों बना? क्योंकि ये एक राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया, तो अंडर आर्टिकल 3 होगा। झारखंड भी बना तो अंडर आर्टिकल 3 बना। झारखंड बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो ये अंडर आर्टिकल 3 ही होगा। किसी भी एरिया, स्टेट का एरिया इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, नाम चेंज करना हो, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल रिसेंट में हमने देखा कि केरला का नाम चेंज होकर क्या हो गया? केरलम हो गया। तो इसके लिए जो आर्टिकल लगेगा वो आर्टिकल 3 होगा। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। इसके लिए जो भी बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, बिल इंट्रोड्यूस ओनली इंट्रोड्यूस आफ्टर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन चाहिए इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और इसमें यह भी बोला गया, सेकेंड कंडीशन बोला गया है कि प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट विथ
स्टेट बिफोर गिव हिज कंसेंट। प्रेसिडेंट पहले अपने उस राज्य से कंसल्ट करेंगे, उस राज्य के ओपिनियन मांगेंगे विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, और उसके बाद ही प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसके बाद ही प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को रिकमेंड करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेट जो भी रिकमेंडेशन देगा, स्टेट का जो भी व्यू पॉइंट होगा, प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंडिंग नहीं होगा, यानी प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड द ओपिनियन व्हाट ओपिनियन इज गिवन बाय द स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर बताता है कि सेंटर इज मोर पावरफुल। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट का पूरा बाउंड्रीज चेंज कर सकता है अंडर आर्टिकल 3, और इसके लिए वो स्टेट के लिए, स्टेट इसके लिए चाहे जितना भी इसके लिए स्टेट प्रोटेस्ट करे, बोले, इसके लिए प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है वो जब चाहे तब किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, किसी एक नए राज्य को बना सकता है। ये बताता है कि हमारा इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल तो है, लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। यही आर्टिकल 1 कहता है कि हमारे यहां कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेडी टू चेंज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट विद इन आवर कंट्री। ठीक है, अब हम यहां पर आर्टिकल 4 के ऊपर बात करेंगे। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि एनी चेंज है ना, एनी चेंज इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए जो भी बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, दैट विल नॉट कंसिडर एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368। यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है कि आर्टिकल जो 2 और आर्टिकल 3 के लिए जो भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो बिल को हम आर्टिकल 368 के अंडर में एज अ अमेंडमेंट ना कंसिडर करें। यानी ये बिल जो भी इंट्रोड्यूस होगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर में, याद रहे ये जो बिल होगा ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। किससे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आर्टिकल 2 कहता है। So I hope you understood very well what is given under article 1 to 4. Okay, so meet you in the next video. Thank you.